रिलेटेड पर्सन में एजेंट भी रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। लेकिन लेकिन अगर एजेंट वाला केस है, अगर एजेंट वाला केस है तो हमें वो भी रिलेटेड पर्सन है, इसलिए 15 एक में कवर नहीं होगा, तो वो रूल्स में आना है। लेकिन अगर एजेंट है तो वो रूल नंबर 28 में कवर नहीं होगा, उसके लिए अलग से रूल्स जो है एजेंट के लिए डाला गया है। अभी हम वो वाले रिलेटेड पर्सन देख रहे हैं अदर देन एजेंट। अभी हाँ, जो हमने बाकी सारे एजेंट देखे, बाकी सारे रिलेटेड पर्सन देखे ना, ये सारे के सारे जो अब हम देख रहे हैं, ये जो है ऑफिसर, डायरेक्टर, पार्टनर, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, और जो है 25% से ज्यादा जो है वोटिंग राइट लेना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, तो ये सारे जो है रिलेटेड पर्सन थे। लास्ट में एजेंट था, एजेंट वाले के लिए अलग रूल है। बाकी जो कवर कर रहे हैं उसको हम जो है रूल नंबर 28 में उसको कवर करके चल रहे हैं। रूल नंबर 28 कहता है कि रूल नंबर 28 कहता है द वैल्यू ऑफ द सप्लाई, वैल्यू value of the supply between distinct person as specified in subsection 4 and 5 of the section 25। जब हम section 25 करेंगे वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे distinct person के बारे में, section 4 subsection 4 और 5 में, section 25 4 और 25 5 में जो है बताया गया है। या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन और साथ में जो है रिलेटेड पर्सन, दोनों की यहाँ पे बात करी गई है। यहाँ पे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों में से कोई भी होगा तो रूल नंबर 28 में जो है फॉल कर जाएगा। लेकिन कब नहीं फॉल करेगा? अदर देन, इसलिए रेड में यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया अदर देन एजेंट। एजेंट के लिए अलग से रूल है, तो आप यहाँ वो वाला जो है रूल ना, रूल नंबर 29 में उसको हम कवर करेंगे एजेंट को। यहाँ पे रूल नंबर 29 अगले अगले वाले रूल में हम इसको जो है एजेंट को कवर करेंगे। अभी जो हम रिलेटेड पर्सन वाली बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन जो है एजेंट के अलावा वाली कैटेगरी, राइट। तो इसमें भी, इसमें क्या वैल्यूएशन कहता है, अभी हमने 27 में पढ़ा। 27 में सबसे पहले क्या कहता था वो? सबसे पहले कहता है ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। यहाँ पे भी कहता है सबसे, अगर रिलेटेड पर्सन है तो भैया ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं मानेंगे, आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। सबसे पहले सेम बात करता है, ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। बी पार्ट में क्या कहता है? ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। ओपन मार्केट नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। लैपटॉप लेने गए, ओपन मार्केट बाहर की नहीं मिल रही, क्या कर रहे हैं? सिमिलर लैपटॉप देखा, उसकी वैल्यू देख ली। हमें वो भी नहीं मिला, वो ऊपर वाली कंडीशन की तरह ही है। अगर 27 समझ आ गया तो 28 में कुछ नहीं है, 27 समझ आ गया 28 में कुछ नहीं है। सेम वही बात करता है, ओपन मार्केट वैल्यू वायलेट हो गई अगर कंडीशन 15(1) की, ओपन बाहर चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, मार्केट में जो वैल्यू चल रही है वो ले लो। मार्केट की वैल्यू नहीं चल रही तो सिमिलर उस जो प्रोडक्ट था उससे सिमिलर प्रोडक्ट देख लो, उसकी वैल्यू ले लो। वो भी नहीं मिल रही, ओपन मार्केट भी नहीं मिल रही, लाइक काइंड एंड क्वालिटी भी नहीं मिल रही, तो भैया रूल 30 और 31 में ही आ जाना। रूल 30 31 इन ऑर्डर, पहले 30 और उसके बाद 31 में आ जाना। रूल 30 31 भी अभी हम कवर करेंगे, क्या कहता है, बहुत ही छोटी सी बात वो उसमें लिखी गई है। अब हमने इसको अगर समराइज करें तो छोटा सा रूल था, ये कुछ भी नहीं था। हमने ऊपर जो है अच्छे से पढ़ लिया, 27 में। 28 भी वही बात कहता है, उसने कहा था ऊपर, उसने ऊपर और इसमें क्या फर्क था, ऊपर वाले में और इसमें क्या फर्क था? पॉइंट नंबर बी का फर्क था। पॉइंट नंबर ए तो वहां पे भी ओपन मार्केट वैल्यू ले रहा था। पॉइंट नंबर बी क्या कहता था? पॉइंट नंबर बी में कहता था, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे कोई चीज एक्सचेंज करी थी, वहां पे कंसिडरेशन जो थी वो बोली मनी में नहीं थी, इसलिए वो एक चीज दी थी और दूसरी चीज ली थी, इसलिए उसने कहा था भैया ये जो लेन देन किया है इसकी वैल्यू आप निकाल लो वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ तो रिलेटेड पार्टी पार्टी है, यहाँ पे तो कोई ऐसा है हुआ ही नहीं है कि एक चीज गई एक चीज आई, इसलिए पॉइंट नंबर बी यहाँ पे नहीं लगा। इसलिए रूल नंबर 28 में पॉइंट नंबर बी नहीं लगा। ए के बाद सीधा का सीधा, सीधा का सीधा ए के बाद, इसके बाद सीधा का सीधा ये वाला पॉइंट आ गया, सी वाला, जो कि कहता है लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो। और उसके बाद सी के बाद जो है डी आ गया कि ऊपर नहीं निकला तो 30 और 31। यही बात देखो एज इट इज सेम बात है कि सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, पहले पॉइंट में ओपन मार्केट वैल्यू, उसके बाद बी वाला हटा दें तो ये उसके बाद क्या था? लाइक काइंड एंड क्वालिटी, और उसके बाद क्या था? रूल 30 और 31। अगर सब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिलती, काइंड एंड सिमिलर आइटम देख लो वो भी नहीं मिलता, तो 30 31, राइट। इसको अगर हम समराइज करें तो हमने यहाँ से इसको सब समराइज करते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन, किसके अलावा? अदर देन एजेंट। एजेंट को हम कहाँ कवर करेंगे? रूल नंबर 29 में कवर करेंगे। अगले रूल में हम इसके बात करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं इतने की पार्ट की बात कर रहे हैं रूल नंबर 28 में।
तो पहले कहता है कि सबसे, अगर रूल नंबर 28 में है, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई। ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई, अरे वाह, ओपन मार्केट वैल्यू मिल गई, ओपन मार्केट वैल्यू उसकी मिल गई 50,000 रुपए, इसी को ही आप वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लो। भाई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, अब नहीं मिल रही तो क्या करें, यहाँ तो मिल गई थी, इसलिए यहाँ पे हमने उसको मान लिया। अब नहीं मिल रही तो भैया अदर सिमिलर आइटम चेक कर लो, अदर सिमिलर आइटम की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे मजे हो गए, आप उसको मान लो वैल्यू ऑफ सप्लाई। वो भी नहीं मिल रही, सिमिलर आइटम की भी वैल्यू नहीं मिल रही, अब क्या करें, अब क्या करें, अब तो भैया और कोई चारा नहीं है, 30 और 31 को ही फॉलो करना पड़ेगा, और उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसी को ही हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई माननी पड़ेगी। 30 और 31 क्या है उसको हम पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा है, उसमें बहुत ही छोटी सी तो डिस्कशन है। अब इस रूल में क्या कहता है, इस रूल में प्रोवाइजो, अच्छा प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो डाले गए हैं, प्रोवाइजो समझने वाले प्रोवाइजो हैं रूल नंबर 29 के अंदर। पहले वाले में प्रोवाइजो नहीं थे, इसमें प्रोवाइजो है, इसमें रूल जो है छोटा सा था, लेकिन इसमें प्रोवाइजो क्या कहता है यहाँ पे, क्योंकि बात करी गई है रिलेटेड पर्सन की। रिलेटेड पर्सन में कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच, फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रेसिपिएंट द वैल्यू शेल। देखो जो उनसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मैं हर नोट्स में ना ग्रीन मार्क कर देता हूँ उसको, ग्रीन में जो मार्क किया होता है उसको ज्यादा ध्यान देना है, रेड में जो एक्सक्लूजन है, मतलब जो अदर देन है, मतलब जो एक्सेप्शन होती है, जो अगेंस्ट होता है उसको रेड में मार्क करता हूँ, बाकी अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको ग्रीन में, तो इसलिए ताकि समझने में आसानी हो, इसलिए जो है समझ आए। तो प्रोवाइडेड दैट में कहता है वे द गुड्स आर इंटेंडेड टू फर्दर सप्लाई एज सच का मतलब फर्दर सप्लाई, जो अभी उसने लिया है वो एज सच सेम एज इट इज, उसने टीवी लिया, टीवी ही एज इट इज उसने आगे बेचना है। रिलेटेड पार्टी वाले में है, अभी हम रिलेटेड पार्टी में ए और बी रिलेटेड थे, ए से बी ने जो है टीवी लिया, और बी ने जो है टीवी आगे बेचा, वैसे का वैसा लिया और आगे बेचा एज सच। तो उसमें क्या है, वैल्यू, जो हम सारी बात क्या हो रही है, वैल्यूएशन की बात हो रही है, वैल्यू शेल मतलब मैंडेटरी है ये वाला, वैल्यू शेल एट द ऑप्शन, यहाँ पे क्या करा गया, ऑप्शन दिया गया ऑफ द सप्लायर इक्वल टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीन रिलेटेड। एक एक वर्ड का बहुत अच्छा मीनिंग है, इसको मैं प्रैक्टिकली वही फिर इसे एग्जांपल में आता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ, ताकि इसको जो है प्रॉपरली अच्छे से समझ आए ये क्या कहना चाह रहा है। अभी हमने बात करी थी, अभी हमने बात क्या करी, ए और बी का हमने एग्जांपल लिया था, चलो वही लेते हैं। ए और बी हमारे रिलेटेड पर्सन थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, हमारे रिलेटेड पर्सन थे, कैसे भी मान लो फैमिली मेंबर हैं, स्टेक ले रखा है, कैसे भी है रिलेटेड पर्सन की, अब हम बार बार नहीं रिलेटेड पर्सन ही कहेंगे, ये दोनों के दोनों जो है ये रिलेटेड पर्सन हैं, राइट, ये रिलेटेड पर्सन है। अब वो कहता है रिलेटेड पर्सन के लिए तो भैया रूल आ गया था, रूल 28 में आ गया था, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, या फिर 30-31, ठीक है। अब कहता है प्रोवाइजो कहता है कि भैया आप रूल 28 को छोड़ो, जो वैल्यू है वो ही मान लो, लेकिन लेकिन अगर ये बंदा, ये बी जो है, इसने, अब ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, मान लेते हैं नॉर्मली, नॉर्मली जो है OMB कह देते हैं इसको, ओपन मार्केट वैल्यू, अगर किसी अगर कोई टीवी अगर नॉर्मली 10,000 का मिलता है और ये रिलेटेड पार्टी है, तो इसको 9,000 का इसने दे दिया कि भैया तू अपना ही बंदा है, 9,000 का ले ले। तभी तो ये रूल इसमें लाता है, ताकि गवर्नमेंट को जो है नुकसान ना हो, अगर ये ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगी, अब ट्रांजेक्शन वैल्यू पे ही हो जाता तो उसको गवर्नमेंट को नुकसान होता है, इसलिए वो जो है रूल 28 में लेके आती है, राइट, एग्जाम्पल से समझ आ रही है। तो यहाँ पे कहता है कि भैया जो आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है ना, हम उसी को ही मान लेंगे। गवर्नमेंट कहती है आपने ट्रांजेक्शन, पता है कि ट्रांजेक्शन वैल्यू कम ली होगी, है ना, लेकिन हम उसी को मान लेंगे। कहता अच्छा उसी को मान लोगे, हाँ, लेकिन तब उसको मानेंगे, लेकिन जब आप आगे बेचोगे सी को, आगे ये मान लेते हैं कस्टमर है, इसने, ये दोनों आपस में ए और बी रिलेटेड है ना, अब सी जो कस्टमर है, इसको आप जो बेच रहे हो, आप इसको जितने का बेच रहे हो उसके 90% की वैल्यू जो है आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू मान लेंगे। आप इसको मान लेते हैं, इसको जो है आप बेच रहे हो, इसको 11,000 का बेच रहे हो, आपने ए से लिया 9,000 का और 11,000 का बेच दिया, तो उसने उसने कहा इस वैल्यू को तो हम वैसे नहीं ले सकते, आप ऐसा करो, आपको एक ऑप्शन देते हैं, आपने जो ये बी से सी को बेचा 11,000 रुपए का,
11,000 रुपए का, इसका 90%। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहता है वो ये छोड़ो, ये तो हमने लेनी नहीं, इसको छोड़ो, आप ऐसा करो जो है 90% ऑफ 11,000 कहता है। 90% ऑफ 11,000 कितना हो गया? 9900 रुपए। ये जो है आप ले लो, या आपने ये लेना है तो ये ले लो। मान लो इसको 10,000 का इसने इसने 9,000 का लिया और आगे इसको 10,000 का ही बेच दिया। तो ऐसे केसेस में भी क्या हो गया कि इसको जो है 10, यहाँ 10 लेंगे तो ये कितने का आ जाएगा? 9,000 का आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में उसको ऑप्शन दे दी कि अगर आप ए और बी रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटेड को मैं अलग से मार्क कर देता हूँ ताकि ये दोनों जो है ए और बी हमारे रिलेटेड है, सी जो है कस्टमर है। तो ठीक है, अब वो कहता है कि हम वैल्यू के कौन सी ट्रांजैक्शन की कर रहे हैं? इस वैल्यू की ट्रांजैक्शन, इस वाले ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना, यहाँ से यहाँ की मूवमेंट, जो ए से बी की मूवमेंट हुई है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ ये दोनों मिल मिल सकते हैं आपस में, रिलेटेड पर्सन है। तो इस ट्रांजैक्शन में जो है ऑप्शन दे दिया कि आपने जो बी से सी को दिया है, ये जो वैल्यू दी है ना, इसका 90% पे जो है आप हमें दे दो, तो हम उस वैल्यू को भी मान लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, उसको जो है एग्जांपल से इस एग्जांपल से कोरिलेट करो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई, टीवी जो है फर्दर सप्लाई, बी जो है उसको फर्दर सप्लाई करेगा एज सच, एज इट इज, यहां से लिया वहां बेच दिया, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। वैल्यू शेल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी इक्वलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन था? बी, टू द कस्टमर सी। सी से जो रेसिपिएंट सी से कस्टमर से चार्ज कर रहा है, चाहे वो 10,000, चाहे वो, ये तो चाहेगा ना, रेसिपिएंट क्या चाहेगा? कस्टमर तो अननोन है, यहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी, जो आपका कस्टमर है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो रिलेटेड है फिर तो ए से बी की जो चेन थी वैसे ही बी से सी की चेन हो गई, लेकिन ए से बी रिलेटेड है, बी से सी रिलेटेड नहीं है, तो बी वाला तो चाहेगा मैं ज्यादा से ज्यादा में बेचूं। तो अब वो कहेगा भैया आपने जितने का भी बेचा, आपने सी को चाहे 10,000 का बेचा, चाहे आपने 11,000 का बेचा, जितने का भी बेचा, उसका 90% जो है आप हम उसकी वैल्यू मान लेंगे। कौन सी वैल्यू, किसकी वैल्यू मान लेंगे? ए से बी वाली ट्रांजेक्शन की वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट बी है वो ज्यादा से ज्यादा का बेचेगा, अननोन का बेचेगा। यहाँ पे उसने पहले ही कह दिया, रेड मार्क पढ़ो, उसने कह दिया नॉट बीइंग जो कस्टमर है वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पता लगे ए से बी तो रिलेटेड थे, ए बी तो रिलेटेड था और सी भी रिलेटेड होगा, तो फिर नहीं लगेगा 90% वाला, फिर नहीं लगेगा। फिर तो ए और बी जैसे होंगे वैसे ही बी और सी भी होंगे, जैसे ए और बी होंगे वैसे ही बी और सी होंगे। लेकिन रेसिपिएंट जब अननोन को बेच रहा है तो वो ज्यादा में बेचेगा, कहता है जितने का भी बेचे उसका 90% आप हमें वैल्यू मान लेना और उसके हिसाब से उस पर जीएसटी दे देना। राइट, रीजन समझ आना चाहिए कि ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया। क्यों इसलिए किया? क्योंकि उसको पता है रेसिपिएंट अगर अननोन को बेच रहा है तो वहां पे जो है उसको वो ज्यादा पे बेचेगा, उसका 90%, जो ज्यादा वैल्यू का 90% भी ज्यादा होगा, इसलिए उसको ऑप्शन दी गई है। उसको, उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। दोबारा ला के एक एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट था मैंने मार्क भी किया था, दोबारा इस पे दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए उसको कह दिया आपके लिए ऑप्शनल है। आपको ये ठीक लगता है इसमें आ जाओ, अदरवाइज आप रूल 28 में तो है ही हो, आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। आप ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लो, वो भी नहीं है तो 30-31 में चले जाओ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हमने तो आपको ऑप्शन दे दिया, आपने 90% ऑफ द रीसेल प्राइस, जो आप बी से सी, आप बी जो सील को बेचेगा उसका 90% देना चाहते हो ए से बी वाली ट्रांजेक्शन में, तो वो भी हम अलाउ करते हैं। एक और प्रोवाइजो डाल दिया। चलो पहले ये वाले प्रोवाइजो को जो मैंने एग्जांपल इजी वर्ड में लिखा है यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज इफ ए एंड बी आर रिलेटेड पर्सन एंड सच सप्लाईज फॉर रीसेल बाय द रिलेटेड पर्सन मिस्टर बी। रीसेल कौन करेगा? हमने एग्जांपल वहां पे बता दिया ना, बी उसको रीसेल कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई बाय द मेन पर्सन, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? ए से बी वाली वैल्यू जो ट्रांजेक्शन है उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय द ए टू बी would be 90% of the resale price of the B। जो B ने बेचा होगा उसका जो 90% है वो वैल्यू ले लेंगे। रीजन क्या है इसका? रीजन बिहाइंड दिस इज अंडर रूल 30 द वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी अराउंड
अभी जब हम इसको रूल 30 पढ़ेंगे ना, वहां से उसको कोरिलेट कराऊंगा मैं। इसको आगे का पार्ट अभी छोड़ देते हैं, वहां से कोरिलेट कराऊंगा। बाकी रीजन मैंने वैसे बता दिया है कि रीजन ये रहेगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है कि रेसिपिएंट तो उसको ज्यादा से ज्यादा का बेचेगा और 90% का हम चांस दे देंगे, तो वहां पे जो है, वहां पे हमें 90% ऑफ द रीसेल प्राइस भी जो है वो सिमिलर प्राइस ही होगा। तो 90% ही लिया है क्योंकि उसने अपना जो मिस्टर बी है वो भी तो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना, तो 10% का प्रॉफिट उसने सोच के जो है निकाल दी, गवर्नमेंट ने वैल्यू निकाल दी कि 90% जो है, जो आपने ट्रांजेक्शन करी है, इससे पिछली वाली जो ट्रांजेक्शन हुई है, रिलेटेड पर्सन वाली जो ट्रांजेक्शन हुई है, उसको 90% में उसका टैक्स दे दो, हम मान लेंगे। राइट, 10% का उसने कहा होगा कि बी जो है 10% मार्जिन ऐड कर लेगा, तो ठीक है। एक और प्रोवाइजो ऐड किया उसके बाद, प्रोवाइडेड फर्दर डेट, प्रोवाइजो के बाद जो प्रोवाइजो आता है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेयर अ रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, where the recipient is eligible for full ITC, the value shall be declared in the invoice shall be deemed to be open market value। अब हमें फॉलो तो रूल 27-28 ही करना है ना, रूल तो 28 ही फॉलो करना है इसके लिए। हम ऊपर 15 में तो आ ही नहीं सकते, रिलेटेड पार्टी हो गया तो भैया ऊपर तो जा ही नहीं सकते, रहना तो रूल में ही है। वो कहता है कि आप इनवॉइस में जो आपकी वैल्यू थी ना, इनवॉइस में वैल्यू गवर्नमेंट को पता है कम होगी, अगर दोनों बंदे रिलेटेड है वैल्यू कम होगी। कहता है कोई बात नहीं, आपने जो इनवॉइस में वैल्यू दिखाई है वो ही हम मान लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। हाँ, इनवॉइस में गवर्नमेंट को पता है कम वैल्यू दिखाई है, फिर भी गवर्नमेंट कहती है ठीक है हम वही वैल्यू मान लेंगे, लेकिन लेकिन देखो लेकिन जो होता है वो सारी चीज खत्म कर देती है। लेकिन वो कहता है वो सिर्फ तब मानेंगे जब रेसिपिएंट जो है वो फुल आईटीसी ले सकता होगा, फुल आईटीसी ले सकता होगा रेसिपिएंट, तो जाके हम मान लेंगे। अब देखो गवर्नमेंट की वो देखो सोच क्या है, अब हम समझते हैं क्यों ऐसा कहती है गवर्नमेंट। और देखो इससे अगर उसने इनवॉइस वाली वैल्यू भी मान ली तो भी जो कि इसका फायदा नहीं उठा सकते। कैसे नहीं उठा सकते, हमने कहा था ए और बी ये दोनों आपस में रिलेटेड पर्सन थे, इसी का एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले वाले प्रोवाइजो में हमने कस्टमर वाले से लिंक किया, उसको कस्टमर का 90% लिया। और ये वाला प्रोवाइजो क्या कहता है, ये वाला कहता है कि आपने, हमें पता है कि ये जो बिल आपने ये वाली ट्रांजेक्शन का जो बिल बनाया होगा ना, ये मुझे पता है कि आपने कम का बनाया होगा, 10,000 की वैल्यू है, इसको तो आपने कम का ही दिया होगा, ये आपका रिलेटिव है। 8500 का मान लो, 8500 का दिया होगा, इसको भी पता है आपस में कि भैया इसको तो डिस्काउंट मिला होगा। कहता कोई बात नहीं, आप गवर्नमेंट कहती है आप इसी पे हमें जीएसटी दे दो, हाँ इसी पे जीएसटी दे दो, लेकिन ये जो बी है, ये जो बी है, ये बी जो है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसने वहां पे क्या लिखा था कि जो है रेसिपिएंट जो है फुल आईटीसी ले सके, फुल आईटीसी के लिए वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा, फुल आईटीसी के लिए वो रजिस्टर्ड होगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे बी जो है रजिस्टर्ड होगा। और बी रजिस्टर्ड है तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर कितना आईटीसी लगा होगा, चलो एग्जांपल पूरा लिखते हैं, इसको 18% करते हैं। 8500 पे 18%, 1530 रुपए, 1530 रुपए टोटल बिल वैल्यू हो गई 10,030 रुपए। ये बिल आया होगा, अब ये बिल ए ने जो है इसको दिया होगा, यही सेम जो ऊपर हमने बिल बनाया, ये बिल इसने इसको दिया होगा, इसने आईटीसी कितना बुक किया होगा, 1530 रुपए का इसने आईटीसी बुक कर लिया होगा। गवर्नमेंट को कितना कितना ए कितना गवर्नमेंट को जमा कराएगा, ए गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा, 1530 रुपए जो है डिपॉजिट कराएगा। अब गवर्नमेंट को कितना मिला, 1530 रुपए कम मिले, गवर्नमेंट को कम मिले, गवर्नमेंट फिर भी कह रही है ठीक है। अदरवाइज क्या होता था, वो ओपन मार्केट वैल्यू कहती थी, ओपन मार्केट वैल्यू 10,000 और 10,000 रुपए लगाते तो 1800 रुपए मिलते गवर्नमेंट को। और 1800 की जगह गवर्नमेंट जो है मान गई, 1800 का मिलता ओएमवी लगाते अगर हम ओपन मार्केट वैल्यू रूल 28 के हिसाब से। लेकिन प्रोवाइजो में कहता है, प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो जो था, अभी हमने सेकंड प्रोवाइजो पढ़ा ना, सेकंड प्रोवाइजो कहता है ठीक है ये वाला भी मान लेंगे, तो गवर्नमेंट को कितना मिला, सिर्फ 1530 रुपए, और 1800 मिलना था। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी अलाउ कर रही है, सोचो क्यों। गवर्नमेंट इसलिए अलाउ कर रही है कि गवर्नमेंट को मिलेगा 1530, 1530 कम मिलेगा, माना गवर्नमेंट को कम मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्रेडिट भी तो कम का देगी, गवर्नमेंट
सामने वाले को क्रेडिट भी तो कम मिलेगा। यहाँ तो अगर उसको रजिस्टर्ड है वो, तो उसको क्रेडिट मिलना है, चाहे 1800 गवर्नमेंट को मिलते तो 1800 का ही क्रेडिट देना पड़ता, 1500 मिले 1500 का ही क्रेडिट देना है। जब क्रेडिट गवर्नमेंट ने देना ही है तो गवर्नमेंट कहती कुछ भी कर, हमें क्या मतलब है, मुझे तो जितने आने हैं मैंने वहां क्रेडिट अलाउ कर देना है, तो मेरे पल्ले तो वैसे ही नहीं आना उसमें कुछ क्रेडिट। जब वो सामने लास्ट में कस्टमर को मिलेगा तो जाके मेरे को जीएसटी आएगा, तो वो वाली ट्रांजेक्शन को मैं कंसिडर करूंगी। यहाँ तो तू जो भी करता रहे, मेरे को कोई मतलब ही नहीं, आगे वाले को क्रेडिट देना है मुझे, तो जितने का इनवॉइस बनाएगा सामने वाला क्रेडिट लेगा, बड़ा का बना कम का बना कोई मतलब नहीं। इसलिए जो है यहाँ पे प्रोवाइजो में डाला कि अगर बी जो है ये दोनों रिलेटेड है, ये बी जो है अगर ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये वहां पे लिखा है कि अगर फुल आईटीसी लेता है, अगर आईटीसी ले रहा है तो वो कहता है आप इन वही वैल्यू मान लो। समझ आ गया इसमें कोई दिक्कत? इसमें इसलिए ही वो कोई भी वैल्यू पे मान गया क्योंकि उसको पता है गवर्नमेंट को कि भैया सामने वाले ने बी ने तो जितने का भी बनाएगा इनवॉइस कम या ज्यादा, बी उसका क्रेडिट ले लेगा, तो मुझे गवर्नमेंट कहती है मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, तो भैया तू जो वैल्यू तूने इनवॉइस में दी है उसी को ही मान ले। ये जो बात मैंने बताई यही वहां पे मैं इजी वर्ड में मैंने लिख दी है। रीजन बिहाइंड दिस इज दैट वट एवर बी अमाउंट ऑफ द मेन सप्लाई, जो भी अमाउंट होगा ए से बी का, वुड गेट आईटी मिस्टर बी वुड गेट आईटीसी ऑफ सच अमाउंट, बी को आईटीसी मिल जाएगा। सो गवर्नमेंट वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट अमाउंट आइदर द वैल्यू इज हाई और लो, चाहे वो वैल्यू ज्यादा होगी चाहे वो वैल्यू कम हो, गवर्नमेंट के कुछ मिलना है नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है भैया जो मर्जी का। सो दैट्स व्हाई वैल्यू डिक्लेयर इन द इनवॉइस विल डीम टू बी द ओएमपी। उसको ओएमपी क्यों माना? क्योंकि ये केस तो रूल्स में ही फॉल करेगा, 15(1) में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए ये नहीं कहा कि इनवॉइस को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, इसलिए कहा कि इनवॉइस जो लिखा है, इनवॉइस में जो वैल्यू है उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, वो क्योंकि वो रूल्स के अंदर की ही बात कर रहा है, क्योंकि रूल्स में वो आ चुका है, रिलेटेड पर्सन है ये भी, तो रूल्स में ही रहेगा। और रूल्स में लाने के लिए कह दिया कि भैया तू उसको ही ओपन मार्केट वैल्यू मान ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोनों के दोनों प्रोवाइजो जो है, जो हमने ऊपर वाला देखा 90% ऑफ द रीसेल प्राइस, और ये जो दूसरा प्रोवाइजो देखा कि जहां पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेसिपिएंट को गवर्नमेंट ने क्रेडिट देना है, तो चाहे दोनों मिले हो तो क्रेडिट लेना ही है, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगला रूल किसकी बात करता है? हमने ऊपर ही बात कर दी कि एजेंट को वहां पे हटाया, तो एजेंट को यहाँ लाके कवर कर दिया। एजेंट के लिए अलग से जो है रूल बनाया गया। एजेंट भी रिलेटेड पार्टी है, एजेंट भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन उसको अलग से रूल नंबर 29 में कवर किया गया। वो रूल नंबर 29 में उसकी वैल्यूएशन के लिए कहता है वैल्यू ऑफ द वैल्यू बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कैसे वैल्यू डिटरमाइन होगी? पहले कहता है ए पार्ट तो वही जो चलता आ रहा है हमारा हमारा ऐसे का ऐसा ही, वैल्यू ओपन मार्केट वैल्यू। पहली बात क्या रह गई? ओपन मार्केट वैल्यू, या फिर और यहाँ पे क्या लगाया? और एट द ऑप्शन। देखो और पहले या तो ओपन मार्केट ही ले ले, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ही ले ले, या फिर तेरी मर्जी है, या फिर एट द ऑप्शन लिखा है ना यहाँ पे, एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, या फिर मर्जी है ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है ओपन मार्केट वैल्यू ले, या फिर मर्जी है, या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। देखो एक एक वर्ड को समझना होगा। 90% ऊपर भी हमने देखा ना, वही रेट लगा रखा है, माना है कि 10% का ही जो है, जो रीसेल प्राइस का हम बात कर रहे हैं जहां पे, तो वहां पे 10% का मान लिया कि प्रीवियस ट्रांजेक्शन से 10% का, इसलिए लॉ में भी ऑप्शन दे दिया 10% का। ऊपर भी जो था 10% वाला, जो 90% वाला ऑप्शनल था, यहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे भी ऑप्शनल कर दिया इसको 90% पे। 90% ऑफ द प्राइस चार्ज for the supply of goods for the like kind and quality by the recipient to his कस्टमर। रेसिपिएंट कस्टमर को जो देगा लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसका 90%। और कस्टमर जो है नॉट रिलेटेड, ऊपर भी हमने किया था ना नॉट रिलेटेड होना चाहिए, कस्टमर ऊपर भी नॉट रिलेटेड था तभी चलेगा। ये सेकंड वाली कंडीशन, ये देखो 90% ऑफ द प्राइस चार्ज कब? जब रेसिपिएंट जो है कस्टमर को दे रहा है और कस्टमर रिलेटेड नहीं होना चाहिए तब जाके। तो यहाँ पे भी सेम वही बात करी गई, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी एंड बाय द रेसिपिएंट वेयर द गुड्स आर इंटेंडेड फॉर द फर्दर सप्लाई एज इट इज। मतलब वैसे का वैसा ही उसने भेज दिया। इसको एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझेंगे।
कि एक प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या है, एजेंट वाली बात हो रही है, तो प्रिंसिपल एजेंट की वाली बात होगी। प्रिंसिपल ने ग्राउंड नट्स दिए एजेंट को, राइट, ग्राउंड नट, और एजेंट क्या करेगा, ग्राउंड नट उसको सप्लाई करेगा, प्रिंसिपल एजेंट को देगा, एजेंट आगे बेचेगा। तो एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज पर क्विंटल। एजेंट इज सप्लाई of the like kind and quality at the price of 5,000 rupees per item। इसको ना, इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझाता हूँ थोड़ा सा, वहां से भी इसको समझ में आएगा। ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, इसने इसको पेमेंट करी। अब यहाँ की हमने वैल्यू निकालनी है, ये वाली हमने वैल्यू निकालनी है रूल नंबर 29 के हिसाब से, ठीक है ना। ये दोनों ये जो ट्रांजेक्शन हुई है उसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये कहता है कि ये जो आइटम है, इसकी लाइक काइंड एंड क्वालिटी, सेम काइंड का आइटम कितने का बिकता है, ये देखना होगा हमें। यहाँ पे कहता है एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट अ प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज। कितने की देता है, 5,000 रुपए पर क्विंटल। Another independent supplier is supplying groundnut of the like kind and quality of the to the said agent at a supply of 4,550 rupees per quintal। दोनों रेट को समझना होगा, दोनों रेट क्या कहते हैं। Another independent supplier supplying groundnut of the like kind and quality to the agent। वो कहता है एक दूसरा, प्रिंसिपल एजेंट नहीं, कोई दूसरा सप्लायर अगर एजेंट को देता है उसी टाइप का गुड्स, तो वो कितने में देता है, 4,550 रुपए में। देखो इसको यहां से समझते हैं। यहाँ ये आउटसाइडर, इसका हम लगते हैं नाम आउटसाइडर। ये तो प्रिंसिपल एजेंट दोनों आपस में बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये अगर देता है तो ये 4,550 रुपए के हिसाब से पर क्विंटल तो इसको देता है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, और ये कितने का आगे करता है, सेल 5,000 का। तो ये यहाँ पे कह देता है कि अगर आपको ऑप्शनल है कि आप वैल्यू मान लो 90% ऑफ 5,000 और 4,550 जो मान लो, तो ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 4,500। तो ऑब्वियसली हर कोई कम वैल्यू चाहेगा। अगर ऑप्शन दिया गया है तो जो टैक्स पेयर क्या चाहेगा, कम वैल्यू लेना चाहेगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे उसको ऑप्शन दिया गया है कि आप 90% ऑफ द रीसेल प्राइस को भी मान सकते हो। तो इस तरीके से इसमें एग्जांपल में भी यही वैल्यू जो है मेंशन करी होगी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। The value of the supply made by the principal shall be 4,550 per quintal और वेरी एक्सरसाइज ऑप्शन। एक तो सीधा सीधा 4,550 रुपए का उसको बाहर से ओपन मार्केट वैल्यू में मिल रहा है, या फिर ऑप्शन उसके पास ऑप्शन क्या है, 90% ऑफ 5,000 रुपीज, या तो वो 90% ऑफ 5,000 जो कि कितना बनेगा, 4,500 पर क्विंटल। तो उसको सस्ता क्या पड़ेगा, 4,500 क्विंटल पड़ेगा। मतलब उसके पास ऑप्शन है, वो तो 4,550 के हिसाब से भी मान ले, या फिर 90% ऑफ 5,000। तो ऑब्वियसली हर कोई क्या कहेगा, चाहेगा कम में ही मिले। तो इसलिए जो है ऐसे केसेस में जो है 4,500 उसकी जो है रूल 29 के हिसाब से जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे एजेंट के लिए जो है अलग से है सिस्टम सेम ही, 90% ऑफ द वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो वो वहां पे क्या होगा, ऑप्शन दिया गया ये 90% का, तो यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है। अगर उसको सही वैल्यू जो है वो 90% कम लगेगी तो वो 90% वैल्यू ले लेगा। अगर उसको 90% वाली वैल्यू ज्यादा लगेगी तो वो ओरिजिनल वैल्यू जो 4,550 रुपए उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी वो ही ले लेगा। ये एजेंट का केस है जो कि सिमिलर है हमारे ऊपर वाले केसेस में। वहां पे भी 90% माना गया है, यहाँ पे भी जो है 90% का क्राइटेरिया है। यहाँ पे भी पार्ट भी क्या कहता है, यहाँ पे भी पार्ट भी वही कहता है कि भैया अगर पॉइंट नंबर ए में ओपन मार्केट वैल्यू समझ नहीं आ रही, ठीक है, और 90% समझ नहीं आ रहा, तो आप ऐसा करो, अगर वहां डिटरमाइन नहीं हो रही आपसे वैल्यू, आप जो है 30 और 31 में ही आ जाओ। देखो हर रूल हमने 27 पढ़ा, 28 पढ़ा, 29 पढ़ा, तीनों रूल क्या कहते हैं, 28 27 कहता है नहीं समझ में आ रहा, लास्ट में हार मान के 30 31 में आ गया। 28 समझ नहीं, वो उसको समझ में नहीं आया, लास्ट में कहाँ गया, 30 31 में आ गया। 29 में भी कहता है कि नहीं समझ में आता तो 30 31 में ही आ जाना। और आज हम लास्ट में 30 31 करके जो है आज
नेक्स्ट डिस्कशन में हम बाकी के रूल्स कवर करेंगे, जहाँ पे बाकी के रूल्स तो चलो अभी उसकी आगे डिस्कशन करते हैं। अभी हम रूल 30-31 के पहले एजेंट को जो है कवर अप करते हैं, जो एजेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो एजेंट के केस में हमें क्या पढ़ा, 2 ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन तो सीधा-सीधा कहता है कि भैया ऑप्शन है, पहला तो कहता है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, 2 ऑप्शन मिले। पहला ऑप्शन कहता है कि भैया ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज ऑफ द लाइक काइंड एंड सिमिलर, जो है सिमिलर टाइप के, जो हमारे इसमें एग्जांपल लिए थे, ग्राउंड नट्स बेच रहा था प्रिंसिपल एजेंट को, क्या दे रहा था, ग्राउंड नट। तो वो देखेगा सिमिलर काइंड के ग्राउंड नट जो है वो कितने में मिलते हैं, तो 4550 रुपए, और सॉरी 5000 रुपए, और या फिर उसने कहा उसका उसका 90% ले लो, या फिर ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, मर्जी है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, रूल 30-31। ये अब हम पढ़ेंगे रूल 30-31 क्या कहता है। अब हम मूव करते हैं लास्ट के 2 रूल जो आज हमने कवर करने हैं। रूल नंबर 30, बहुत ही छोटे छोटे 2 रूल्स हैं। रूल नंबर 30 कहता है, जिसका हम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि यार रूल 30-31 में ऐसा है क्या जो ऊपर के रूल से नहीं निकल रहा, वो कहता है नीचे जाओ नीचे जाओ, रूल 30-31 में जाओ। तो रूल 30 कहता है कि भैया नहीं हो रहा, तो कहता है वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेस्ड ऑन द कॉस्ट। वो कहता है भैया जब मैं मार्केट नहीं मिल रही, तो तुम अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन करो, और कॉस्ट का 110% जो है वैल्यू मान लो। कॉस्ट का 110% क्या बताता है, यहाँ पे भी वो क्या कह रहा है कि 10% का मार्जिन जो है गवर्नमेंट मान के चल रही है, कि आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना मान के चल रही है गवर्नमेंट की, प्रॉफिट आपने 10% ही ऐड किया होगा, तो इसको जो है आप वैल्यू मान लो। रूल 30 सीधी सीधी बात करता है, भैया ऊपर नहीं समझ में आ रहा, 30 में जो है आप करो 110% ऑफ कॉस्ट, अपनी कॉस्ट इवेल्युएट करो, और जो है कॉस्ट आपकी निकल जाएगी कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। उस कॉस्ट को जो है आप रिलेटेड पार्टी हो, सप्लायर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी है, रूल्स फॉलो करना जरूरी है। तो नहीं समझ में आ रहा, एक अपनी कॉस्टिंग निकालो, कॉस्टिंग का 110% वैल्यू मान लो। साथ में आपका प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन है, आप ऊपर 15-1 में नहीं आ सकते, आपको आना तो यहीं पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा, अपनी कॉस्ट निकालो, कॉस्ट का 110% वैल्यू मान लो। यही बात लिखी है, मैं यहाँ पे पढ़ के एक बार लॉ की जो लैंग्वेज है वो बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ नॉट डिटरमाइंड बाय द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल्स। ऊपर कहीं जो रूल्स थे उससे नहीं निकल रहा, नॉट डिटरमाइंड बाय द एनी ऑफ द प्रीसीडिंग रूल। पिछले रूल जितने आपने करे, रूल नंबर 27 करा, 28 करा, 29 करा, तीनों रूल्स में जो है नहीं निकल पा रहा, तो आप करो, आप रूल नंबर 30 में आके क्या करना है, वैल्यू शेल बी मान ली जाएगी 110%, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट का कह सकते हो, या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी केस है, तो उसका 100 जो आपकी कॉस्टिंग बन रही है उसका 110% जो है आप मानो अपनी वैल्यू, और उसके ऊपर दो टैक्स। अब इसमें एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है गुड्स के केस में तो हम निकाल लेंगे वैल्यू, सर्विसेज के केस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी, सर्विसेज में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती नहीं कुछ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गुड्स में तो निकल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ खरीदा, ट्रेडर है कुछ खरीद के बेचा, निकल जाएगी कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना बड़ा मुश्किल है, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस निकालना मुश्किल है। रूल नंबर 31 बात करता है रेजुड्री मेथड, कहता है कुछ भी काम में नहीं आ रहा, सारा कुछ करके देख लिया, 28 29 30 27 28 29 30 करके देख लिया, तो रेजुड्री रिमेनिंग, रिमेनिंग तो भैया ये हाथ ही खड़े कर देता है। फॉर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ, कहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर 27 से 30 तक। आपने ऊपर रूल पढ़ा 27 28 29 30 नहीं निकल रहा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 31 कहता है, जैसे 30 कहता था, और 27 28 29 में नहीं निकल रहा, 110 मान लो। ये कहता है 27 28 29 30 में भी नहीं निकल रहा। 30 में क्यों नहीं निकल रहा, मैंने सर्विसेज वाला बताया ना कैसे डिटरमाइन करोगे। सर्विसेज के केस में कैसे लेंगे, गुड्स में तो निकाल लेंगे, गुड्स में तो 30 में कवर कर लेंगे, 31 में सर्विसेज में कैसे कवर करेंगे 30 को। तो सर्विसेज में मेनली अगर हम बात करें तो 30 की कवरेज नहीं हो पाएगी, तो हम 31 कहता है कि भैया आप तो क्या करें, बड़ी दिक्कत हो गई। सेम शैल बी डिटरमाइंड बाय द रीजनेबल मीन,
consistent and with the principle and general provision of section 15 and the provision of chapter, कुछ ना कुछ आप उसकी वो जो है वैल्यू इवैल्यूएट करो कि क्या वैल्यू उसकी हो सकती है। होता क्या है सर्विसेज के केस में, एक पर्सन उस सर्विसेज के डिफरेंट चार्ज करेगा, दूसरी जगह जाओगे वो उस सर्विसेज के सेम सर्विसेज के डिफरेंट चार्ज करेगा, तीसरी जगह जाओगे वो उस सर्विसेज के डिफरेंट चार्ज करेगा एज पर द उसकी क्या एलिजिबिलिटी। अब डॉक्टर है, एक डॉक्टर जो है वो 200 रुपये भी ले लेगा, एक डॉक्टर 2000 रुपये भी ले लेगा, राइट। तो वो काम दोनों ही डॉक्टर है, दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनका क्या मतलब कि वही है मेनली एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनकी किस तरीके से उन्होंने कितना, मेन तो एक्सपीरियंस ही हो गया कि उसके बिहाफ पे जो है उसके उतनी फीस होने के बावजूद भी उस पे लोग आएंगे, और कई जो है स्टार्टअप होंगे तो वो कम उस पे कर रहे होंगे। तो ये सारे फैक्टर पे डिटरमाइन कहता है कि 31 कहता है कि भैया आप बाकी सारे फैक्टर को देख लो, अगर आपसे रूल्स जो हैं रूल 27, 28, 29, 30 भी नहीं हो रहे तो आप प्रिंसिपल प्रैक्टिकली बेसिस पे देख लो कि क्या होनी चाहिए, वो ही मान लो, उसी को ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे। तो मेन बात आती है जो 27, 28, 29 की ही, 30 तो 110 कहता है और 31 तो छोड़ ही देता है, भैया देखो आप कैन ऊपर डिटरमाइन नहीं हुआ, रीजनेबल मेथड देख लो, रीजनेबल मेथड जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसके हिसाब से जो कि कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड जनरल प्रोविजन जो हमने ऊपर पढ़े उसके हिसाब से यार सिमिलर चीज हो, सेक्शन 15 के हिसाब से जो हमारी थॉट प्रोसेस बनती है उसी के हिसाब से ही हो, और आपको जो वैल्यू डिटरमाइन निकल के आ रही है वो आप डिटरमाइन ले लो, फिर हम उस पर देख लेंगे कि वो डिटरमाइन वैल्यूएबल जस्टिफाइबल है कि नहीं है। 31 में वो छोड़ देता है, राइट। और 31 में प्रोवाइडेड डैट में वही बात कहता है जो मैंने आपसे पहले बात करी कि सर्विसेज के केस में कैसे करेंगे। तो सर्विसेज के केस में वो कहता है कि भैया इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां सर्विस का केस होगा सप्लाई में ऑप्ट जो है दिस रूल, मतलब रूल नंबर 31 वो फॉलो कर लेगा इग्नोरिंग रूल नंबर 30, क्योंकि 30 को सर्विसेज के केस में बड़ी दिक्कत रहेगी। तो वो कहता है सर्विसेज का अगर केस है तो आप 27, 28, 29 के बाद जो है 30 को साइड हटाओ, सीधा 31 पे आ जाना। अदरवाइज क्या था, अदरवाइज हमने जहां पे भी पढ़ा वहां पे हमने कहा पढ़ा कि 30 एंड 31 इन ऑर्डर, हमेशा ये पढ़ा इन ऑर्डर, सारे के सारे जहां पे भी 30, 31 जो यूज होने हैं वहां पे 30, 31 सारे के सारे कैसे यूज होंगे, ऑर्डर में यूज होंगे। देखो 27 में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 30 और 31 में लास्ट में जब आए थे तो यहाँ पे लिखा था इन दैट ऑर्डर, इसका मतलब पहले 30 होगा, जब 30 में कॉस्ट का 110% नहीं निकलेगा तो 31 में आएगा। 28 में भी यही कहता है कि 30, 31 इन दैट ऑर्डर, पहले 30 में जाएगा, 110% ऑफ कॉस्ट नहीं निकलेगा तो 31 में आएगा। और यही 29 में एजेंट वाला जो केस था वहां पे भी यही बात कहता था कि अगर 30 में नहीं होगा फिर जाके 31 में आएगा, लेकिन अगर सर्विसेज का केस है तो 31 कहता है कि भैया 30 को छोड़ देना, डायरेक्टली आप 31 में आ जाना, और 31 के हिसाब से जो आपको जस्टिफाइबल वैल्यू लगती है वो जो है आप ले लेना। तो ये जो हमने आज कवर किया सेक्शन 15 के साथ हमने कवर किया रूल 27, 28, 29, 30, 31। कल से जो हम रूल कर रहे हैं रूल नंबर 31 ए लिखा है, ए हमने जैसे सेक्शन में भी डिटरमाइन करते हैं तो ये बाद में इंसर्ट करा गया है, बहुत ही अच्छा सेक्शन है। अब जो हम सेक्शन अभी तक हमने जो डिस्कशन करी थी वो थी कैटेगरी वाइज कि सेक्शन 15 एक की जो दो कंडीशन थी, वो दो कंडीशन अगर वॉयलेट हो गई, ये चाहे वो पहली रिलेटेड पार्टी वाली कंडीशन वायलेट हो गई तो हमने कैसे रूल 28 और 29 फॉलो करना है, और अगर हमारी अगर वोली इन मनी वाली जो कंडीशन थी वो खराब हो गई तो उस केस में हमें कैसे रूल 27 फॉलो करना है, और दोनों नहीं होती तो 30, 31 कैसे फॉलो करना है। ये हो गई जनरल ट्रांजेक्शन के लिए। अब जो आ रही है ना आगे ट्रांजेक्शन जो हम कल जो कवर करेंगे रूल नंबर 31 और रूल 31, 32, 33, 34, 35 तक में, वो स्पेसिफिक बिजनेस वाइज है। अगर आप किसी स्पेसिफिक अगर लॉटरी और बैटिंग गैम्बलिंग की अगर वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसमें रूल 31 ए फॉलो होगा। उसके बाद अगर
अलग अलग बहुत सारे अलग अलग, अगर कोई मनी एक्सचेंजर है तो वो रूल 32 फॉलो करेगा, उसके मनी ऑफ एक्सचेंज के हिसाब से उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू निकलेगी। कोई इंश्योरेंस बिजनेस है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया रहेगा कि उसके को कितनी वैल्यू के ऊपर कितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू रहेगी। कोई फ्लड, ये तो सेस के लिए आया था मेनली। उसके बाद प्योर एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ पे एजेंट, ऊपर हमने बात करी थी एजेंट की, एक होता है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट का भी केस आएगा, उसमें वैल्यूएशन क्या रहेगी। कोई मनी एक्सचेंज करते हैं तो रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई में टैक्सेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमें मेनली रूल अभी हमारे जो बन रहे हैं, बच रहे हैं, हमारे बच रहेंगे। ये हमने अब लास्ट में हम पूरी समरी में भी आपको दिखा